जैन दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियर पर। जैसा कि आपको पता है, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आप लोग मेरे साथ डेली करने की क्लास कवर किया करते हैं। तो ये क्लास मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे निकलना है आज और कल 2 दिन। मैं थोड़ा कह सकते हो कि ट्रिप पे हूँ। एक तो मेरा एग्जाम भी है आरपीएफ का, जैसा कि आप लोगों को पता है। और अभी तक जो क्लास आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, और खैर मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बट इसका कारण भी यही था कि देखो, सीधी सी बात है, आप लोगों को मैंने 1 साल तक पढ़ाया है, और जब अगर मेरा कोई एग्जाम बीच में आता है तो, और वो भी मेरा एग्जाम सिर्फ मैं एनालिसिस के लिए देता हूँ, तो अगर मुझे कोई एग्जाम देना है तो अगर मैं 2-3 दिन ले लूँ तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों की क्लासेस को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब इस बार किया है। ठीक है, तो उसके लिए खैर मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि क्लास आपकी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम तो रिसेंटली है नहीं, जो है वो कांस्टेबल वगैरह के आगे हैं। तो मैंने आपको टू द पॉइंट क्लास कवर कराई है, क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल भी छोड़े नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आज का जो सेशन मैं रिकॉर्ड करके ये जा रहा हूँ, और ऑन टाइम पर 5 AM पर आपको ये सेशन अपलोड होकर मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप इस सेशन को देख सको। ये क्लास मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सेशन पर। दिन है आज का 12 दिसंबर, और फ्री कंटेंट पीडीएफ का एग्जाम हैरी यूट्यूब चैनल आपके सामने है। टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, क्विज वगैरह भी आपको सारे यहीं पर मिल जाते हैं। साथ ही में दोस्तों, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है विशाल दुबे 0102। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट द सेशन। टू द पॉइंट ही चल रहा, और मैं टू द पॉइंट करंट अफेयर कब तक पढ़ाऊंगा दोस्तों? 13 तारीख तक पढ़ाऊंगा। आज 12 तारीख है, 13 दिसंबर तक पढ़ाऊंगा। क्योंकि 13 दिसंबर को जो करंट अफेयर क्लास है वो तो होगी नहीं, क्योंकि 13 दिसंबर यानी कि 12 दिसंबर आज की रात में मुझे निकल जाना है, मेरा पेपर है। तो लॉन्ग ट्रिप पे, लॉन्ग जर्नी थोड़ी सी रहेगी मेरी, और फिर वापस भी आना है। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्लास लेके नहीं जाऊंगा। नींद भी पूरी करनी है क्योंकि ड्राइविंग करनी होगी। उसके बाद पेपर देके मुझे वापस आना है। तो बाकी आप मेरी बात समझ सकते होगे कि मैं किन हालातों में पेपर दूंगा। इसलिए मैं कल वाली क्लास को डिले करूंगा 5 बजे, और मैंने शुरुआत लेकिन आज से आप ही कर दी है। डन, चलिए। और उसके बाद 13 14 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस है। किस दिन स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में जागरूकता के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है? बेटा, सार्वभौमिक का मतलब होता है किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे से पहले आप लोगों के क्वेश्चन याद होगा, वो होगा कि स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को पूरी की पूरी दुनिया में भी एक दिवस मनाया जाता है, जिसको आप लोग वर्ल्ड में हेल्थ डे के नाम से जानते हो। ठीक है, वर्ल्ड में हेल्थ डे के नाम से बेटा जानते हो। लेकिन जो अब आप लोग ऊपर वाला जो दिवस मना रहे हो, यूनिवर्सल हेल्थ डे, सर इसका उससे मतलब क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल जो आपका हेल्थ डे है, इसका मतलब है यूनिवर्सल हेल्थ डे में मेन बात होती है कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का बेटा एक, कह सकते हैं, मौलिक अधिकार बन जाता है उसकी हेल्थ से संबंधित डाटा। ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो यूनिवर्सल के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष सर कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 16 अगस्त को, 18 फरवरी को नहीं। ये दिवस बेटा आज के दिन यानी कि आपके 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सर किसके द्वारा? तो यूनिवर्सल हेल्थ डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको आप लोग कहते हो जिसको आप कहते हो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को रैंडमली घोषित किया गया था 12 दिसंबर 2012 को। कब किया गया था? 12 दिसंबर 2012 को। और पहली बार इस दिवस को 12 दिसंबर 2012 में सेलिब्रेट कर दिया गया था। इसके बाद ये दिवस देखो ऐसा है, रैंडमली आप किसी दिवस को बना लेते हो लेकिन वो आधिकारिक तौर पर मनाया नहीं जाता है। तो बेटा पहली बार इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता कब प्राप्त हुई? तो रैंडमली कहा था, परंतु आधिकारिक तौर पर इसको जो मान्यता प्राप्त होती है बेटा, वो होती है जाकर 12 दिसंबर, वो होती है 12 दिसंबर 2012 के स्थान पर कर लेना 2017। तो ये दिवस पहली बार बेटा 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। अब ये क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम ओरिएंटेड। अब अगर आपके पेपर में कह दी जाए सर इस वर्ष की थीम क्या है, अगर आपसे कहा जाए इस वर्ष की थीम क्या है, इसकी थीम तो बता दूंगा, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट थीम कौन सी याद रखनी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्ल्ड हेल्थ डे की। तो थीम 2024 की यूनिवर्सल हेल्थ डे से रिलेटेड क्या है? तो याद रखना हेल्थ। इस वर्ष की जो थीम रहने वाली है वो आपको याद रखनी है, वो बनेगी जैसे बेटा हेल्थ इट्स ऑन, हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। ये बेटा इस वर्ष की आपकी थीम रहेगी, जो आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। ये होगी आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कवर। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना हेल्थ फॉर ऑल एवरीवेयर 12 दिसंबर को मनाया जाता है, हर व्यक्ति को कवरेज, अपनी कवरेज में लाने के लिए।
भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? कल एक स्टूडेंट की मेरे पास कमेंट आई थी, वही आई थी, सर जब आप पढ़ाते हो करंट अफेयर से, मान लिया आपने दिवस में कोई दिवस आया, उसका रिवीजन भी 10 दिवस आपने साथ में कवर कराते हो, हर महीने का एक दिवस लेके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर ये बताइए, जो आपने दिवस कवर करा दिया वो दोबारा रिवीजन कब होता है? तो मैं उस स्टूडेंट का इस बात से रिप्लाई करना चाहूंगा, बेटा जब आप, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपने ये सेम प्रणाली में इसीलिए लाया हूँ, ये आपने लगभग 4 से 5 दिन पहले मेरे साथ कवर किए थे सेम दिवस, आज मैं इनको फिर ले आया, भूल गए होगे फिर कवर कर लोगे, 10-15 दिन बाद फिर आ जाएंगे, 1-2 महीने बाद फिर आ जाएंगे, तो रिवीजन बार बार होता रहता है, ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपसे क्या क्या रखा है कि करंट अफेयर स्टैटिक में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस रेगुलरिटी मत तोड़ना बस। तो भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बेटा भारत के अंदर राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को बेटा सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व में आर्द्रभूमि दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखो कि आप लोग बेटा 2 फेब को हम लोग प्रत्येक वर्ष ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व में वानिकी दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 21 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं विश्व वानिकी दिवस के तौर पर। राष्ट्रीय पंचायती दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को आपको याद रखना है, 24 अप्रैल को हम लोग विश्व राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? आतंकवाद के लिए विरोधी दिवस के तौर पर 5 अप्रैल, अप्रैल के बाद 8 मई तो 21 मई को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी के लिए दिवस कब मनाया जाता है? रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया था, ये दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 20 जून को। नेल्सन मंडेला के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी शांति से संबंधित थे, तो ये दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 18 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 12 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हैं। विश्व में साक्षरता दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है? विश्व में साक्षरता दिवस के तौर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, वो दिवस आता है बेटा आपके 8 सितंबर का। इस प्रकार से आपने सारे दिवस मेरे साथ कवर कर लिए। आज का अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, हाल ही में जनवरी 2025 से शुरू होने वाली वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को कितने बजट के साथ भारत सरकार के द्वारा बेटा शुरू कर दिया गया है? जैसा कि आपको पता है, आप एक बार सोच के देखिए कि ये वाले चुनाव हो रहे हैं, इनके वोट अलग है, वो वाले चुनाव हो रहे हैं, उनके वोट अलग है, ये वाले चुनाव हो रहे हैं, उनके वोट, लोकसभा राज्यसभा, ये वो बहुत पंचायती राज, ग्राम पंचायत, बहुत सारे वोट डालते हो, सब हटाकर वन नेशन वन वोट किया गया, ठीक है, वो बहुत जल्दी हो भी जाएगा और अच्छा भी है। क्यों किया गया? क्योंकि हर बार जब वोट पड़ते तो पैसा खर्च होता है, टाइम बर्बाद होता है, इसलिए एक ही बार वोट डलवाओ, बात खत्म कर दो, पूरा सेशन नहीं खत्म। ठीक, दूसरी बात, वन नेशन वन राशन कार्ड बनवाया गया ताकि आप दुनिया में भारत के किसी भी क्षेत्र के हो तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र से अपना राशन कार्ड ले सकते हो, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन अगर फीडिंग प्राप्त हो जाती है दोबारा आपको राशन वैसे नहीं मिलेगा। तो ये वाला सिस्टम कर दिया गया। पहले क्या होता था, पेन कॉपी में लिखते थे, अब आपने नागालैंड में राशन ले लिया, अब आप यूपी में घूमने आए, यूपी में भी राशन ले लिया, तब डिजिटल चीजें नहीं थी, अब डिजिटल चीजें हैं, तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कर दिया गया। जैसे एक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्रिप्शन में ले लिया, नेटफ्लिक्स को ले लिया, और किसी वेबसाइट को ले लिया, तो ऐसा नहीं करना, एक ही बार में सब एक ले लिया, बाकी सारे तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत सरकार के द्वारा बेटा हाल ही में लॉन्च कर दी गई है। आपको बस ये बताना है बजट कितना है। ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी मेरे साथ कवर कर चुके हो, लेकिन बेटा बजट से रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ कवर नहीं किया है। जब बजट इस कवर का करोगे, सबसे पहले आपको याद रखना है वन नेशन, तो आपको याद रखना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS बेटा, आपको लिंक याद रखनी है। ये शुरुआत कहाँ से होती है वन नेशन वाली? तो याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट ODOP योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शुरू हुई थी, तब से ये सिस्टम भारत के अंदर बहुत ज्यादा आ चुका है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है, ये योजना बेटा कब चालू हो जाएगी? ये योजना आपकी ध्यान रखनी है 1 जनवरी 2025 को बेटा चालू हो जाएगी, आज के कितने 18 दिन बाद। और दूसरी बात, इस योजना को बेटा समाप्त कब किया जाएगा? तो ये योजना जो है एंड जो होगी बेटा, ये आपकी 1 जनवरी, ये योजना जाके आपकी 1 जनवरी 2027 को बेटा जाकर खत्म हो, 25, 26, 27, 27, 28। तो मतलब कह सकते हो कि ये जनवरी, ये दिसंबर के महीने में 25, 26, 27 दिसंबर बेटा 2028 में, 27 में, है 2027 में, तो आपको याद रखना दिसंबर 2027 में इस योजना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि बेटा इसका ये ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि आपको याद रखना है इसका जो ड्यूरेशन रहेगा ये कब तक का है? तो याद रखना बेटा 3 ईयर्स का है। ये योजना कब तक के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है? 3 साल के लिए। और अगर ये योजना के लाभ होते हैं तो इस योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ये कभी बंद नहीं होगी। 3 साल इन्होंने जो ऑफिशियल दिए हैं वो कौन से दिए हैं? तो मैं ये भी लिख देता हूँ, ऊपर लिखा है फिर भी 2025, 2026 और उसके बाद आपका बेटा 2027।
ये 3 साल भारत सरकार ने दिए हैं। प्रत्येक वर्ष जो बजट खर्च होगा वो 2,000 रुपए होगा। इस प्रकार से इस ड्यूरेशन में बेटा जो टोटल जो बेटा इनके द्वारा बजट दिया गया है, इस ड्यूरेशन में खर्च करने के लिए 3 साल के जो बजट दिया गया, ये दोस्तों याद रखना 6,000 रुपए दिया गया है। कितने हजार रुपए? 6,000 रुपए। तो इसको बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 ईयर गुणे 2,000। 3 ईयर गुणे 2,000 का बेटा मतलब यहाँ पर हो जाता है कि एक साल में, ठीक है, एक साल में एक ईयर के लिए आपको कितना 3,000, अरे हाँ 3 साल है ना, तो एक ईयर के लिए आपको, 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 3 ईयर के लिए आपके 6,000 करोड़ रुपए हो गए। इस प्रकार से आंसर जो क्वेश्चन का होगा 2,000, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़ क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। हर ईयर के लिए 2,000 रुपए आपको बेटा यहाँ पर दिए जाएंगे। इसमें ऐसा क्या है जो हमारे पेपर में आ सकता है, कोई बुलेट पॉइंट अगर हो तो बेटा इसके बुलेट पॉइंट आपके सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ डाटा देकर। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान विल स्टार्ट फ्रॉम 1,000 2025, 2026, 2027 और विद बेटा 6,000 करोड़। ठीक है, ये आपका हो गया कवर। ठीक है, बजट आपको पता चल गया 6,000 या 6,000 करोड़। अब आप जब आओगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की पहली रिपोर्ट है। इसमें सारा डाटा दिया गया है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 पेजेस पे निकाल लिया, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसके तहत बेनिफिशियरी अराउंड 1.1 करोड़ स्टूडेंट्स, फैसिलिटी एंड रिसर्चर्स, हमारे भारत के अंदर लगभग 1.8 लोगों को फायदा होगा। 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टी या फिर रिसर्चर्स को फायदा होगा। दूसरी बात, एसेस टू ओवर बेटा 13,000 हाई इम्पैक्ट जर्नल्स फ्रॉम 30 लीडिंग इंटरनेशनल पब्लिशर्स, मतलब ये आपकी वो है, आपको इतना सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा लेने के बाद में बेटा। टारगेटिंग 6,300 प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, पर्टिकुलरली बेनिफिशियरिंग टीयर सेकंड एंड टीयर सेकंड सिटीज खत्म कर दो फॉर 3 इयर्स। इस योजना का जो लाभांश है 25, 26, 27 रहेगा। बजट एलोकेशन जो हुआ है वो 6,000 करोड़ रुपए का हुआ है। बात खत्म। ये डाटा आप लोगों को दिया गया है। कितने स्टूडेंट को फायदा होने का टारगेट रखा है, कितने इंस्टीट्यूशन यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, कितना एसेस आपको मिला है, वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर चीजें दी गई है। ठीक है भैया, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा, हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल, हाल में किस राज्य में बेटा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशा मुक्त रंगला अभियान की शुरुआत कर दी है? पूरा क्वेश्चन छोड़ दो, इस क्वेश्चन में अभियान से जो डाटा है, ये क्वेश्चन स्टैटिक करंट दोनों से रिलेटेड है। सबसे बड़ी बात, जब आप इस क्वेश्चन में अभियान की बात करोगे, अभियान का नाम है नशा मुक्त रंगला अभियान। तो सबसे बड़ी बात, ये भारतीय किस राज्य से रिलेटेड है रंगला? तो याद रखना ये भारतीय राज्य बेटा पंजाब से रिलेटेड है। ये आपके पंजाब में भी हाल में शुरू किया गया। देखो ध्यान से मेरी सबसे पहले बात सुनना, ये क्वेश्चन अगर जब आप करंट अफेयर में पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नशा मुक्त रंगला अभियान, ठीक, खत्म कर दो। अब आ जाओ स्टडी जीके में। इसमें और कुछ यार कितने दिन तक चला कोई मतलब नहीं बनता, ये नॉर्मल स्टेट है तो नॉर्मल बिल्कुल जान दो, इतना अभियान याद रखना, बात करें। अब करंट में और घुसो तो राज्यपाल का नाम है गुलाब चंद कटारिया। किस राज्य के गवर्नर हैं? तो गुलाब चंद कटारिया हाल ही में पंजाब के गवर्नर बने। तो इनसे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम पता करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनकी नियुक्ति बेटा 2024 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है राज्यपाल की, इसलिए आपको पता होना ही चाहिए। वो राउंड फिगर टेक्निक से आपको निकल आएगा, तो ये पता होना चाहिए। इस राज्य के पहले गवर्नर पता होना चाहिए। किसी गवर्नर की डेथ हो गई तो वो पता होना चाहिए। अदरवाइज राज्यपाल का डाटा जो पॉलिटिकल है वो आपको कवर करना पड़ेगा। पंजाब का नहीं, नॉर्मल संविधान में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख जो है वो सारा डाटा आपको पता करना पड़ेगा। ये डाटा अगर आप कवर कर लेते हो, इससे क्या होता है, वही राउंड फिगर टेक्निक, जिससे आप कभी एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। हमेशा बार बार रिविजन करते रहते हो तो कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। समझ गए? ऐसे तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, पंजाब। भले ही वन लाइनर है लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। पंजाब के अंदर ड्रग फ्री रंगला कैंपेन का शुभारंभ किया गया। 2 डेज पीपल वॉक फ्लैग ऑफ किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्रग विरोध के लिए। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए नौसेना के साथ किस रिकवरी ऑपरेशन का ट्रायल कवर किया है? बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एक ऐसा मिशन है जिस मिशन के तहत होगा क्या, तो सबसे पहले आपको बताऊं, भारत सबसे पहले बेटा लॉन्च कर रहा है गगनयान। भारत सबसे पहले बेटा लॉन्च कर रहा है गगनयान मिशन, ये बात आप सब लोगों को पता है। और बेटा ये गगनयान मिशन में याद रखना 01 है, और इसको लॉन्च करने की घोषणा जो बेटा भारत सरकार ने की है, ये महीना कौन सा है, किस महीने में गगनयान को बेटा ये लोग लॉन्च करेंगे, ऐसा इन्होंने महीना किस वर्ष का दिया है? तो दिसंबर बेटा 2024 का इन्होंने महीना दिया है। ये मिशन कैसा होगा बेटा? ये मिशन याद रखना आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की टेस्ट फ्लाइट है। ये क्या है बेटा? ये एक प्रकार की आपकी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फ्लाइट है।
ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा टेस्ट फ्लाइट है और बेटा अनक्रीड है, CREWED। अनक्रीड का मतलब होता है इसमें कोई बेटा बैठा नहीं होगा, इसमें कोई बैठा नहीं होगा। आप पहले मेरी आप बात सुनिए। सबसे पहले ये हमारे भारत का पहला इंडियन वुमन, ये हमारे भारत का बेटा पहला इंडियन वुमन, भारत का पहला इंडियन वुमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट, ठीक है, भारत का पहला स्पेस फ्लाइट बेटा प्रोग्राम है, भारत का पहला ऐसा ही प्रोग्राम है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब ये मिशन पूरा लॉन्च हो जाएगा और बेटा, और इसमें बेटा याद रखना जो लोग बैठेंगे, 3 पीपल की जगह बनाई गई है, 3 लोगों की, ठीक है, 3 लोगों की यहाँ पे जगह बनाई गई। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल लोग बेटा इसमें जाने से असहमत हैं, ओरिजिनल लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होगा, 3 लोगों की जगह होगी, वहां पर बेटा एक प्रकार की पपेट टाइप के लोग वहां पर बैठाए जाएंगे, एक प्रकार का डेमो प्रकार का। वहां पर जो स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च किए, गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिस लिए लॉन्च किया जाएगा, वो सारे काम तो वो करेगा, गगनयान सारे काम करेगा। लेकिन जब ये वापस लौट के आएगा तो वहां पर जो भारत का पहला मिशन है भैया, जहाँ पे मानव भारत खुद भेज रहा है अपनी तरफ से, तो वहां से मानवों को कैसे बाहर निकाला जाएगा, कैसे वो पृथ्वी पर वापस लौट के आएंगे, कैसे हम उन लोगों को बचाएंगे, जब वो नीचे गिरेंगे तो उनको कैसे बचाया जाएगा। गिरते नहीं है, मतलब एक उसमें गिरते हैं अपने, जिसमें वो जाते हैं मिशन से ना, उसी में नीचे गिरते हैं, लेकिन वो सिर्फ डब्बा रह जाता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वो पानी में गिराया जाता है उसको, फिर जिस प्रेशर से गिरता है, फिर धीरे धीरे करके उसको खोला जाता है, पृथ्वी के वातावरण से मिलाया जाता है, तब उनको बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, वो भी इंडियन नेवी के साथ में, हमारे भारत से, भारतीय इसरो के द्वारा। तो उस ऑपरेशन का बेटा नाम क्या होगा, जिस ऑपरेशन के लिए इसरो ने हाल ही में किसके साथ बेटा हस्ताक्षर किए हैं, नेवी के साथ में हस्ताक्षर किए, एक नए ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तो सर उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन इसरो होगा, ऑपरेशन यान है, ऑपरेशन गगन है, ऑपरेशन वेलडेस्क है। तो ऑपरेशन का नाम बेटा आप लोगों को याद रखना है, द नेम इज वेलडेस्क। जिस ऑपरेशन को इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया उसका नाम है वेलडेस्क, जिसके तहत बचाव प्रक्रिया शामिल की गई है कि कैसे बचाया जाएगा। तो ये ऑपरेशन वर्तमान में डेली चलता है इसरो और बेटा नेवी के माध्यम में, कि कैसे बचाया जाएगा। इसकी कोई अपकमिंग जानकारी, इतना करने के बाद में हमारे भारत ने बेटा फिर क्या किया, फिर हमारे भारत ने फिर से, याद रखना मैं आपको पूरा डाटा दे देता हूँ, हमारे भारत ने गगनयान बेटा गगनयान मिशन 2 को लॉन्च करेगा। हमारा भारत गगनयान मिशन 2 क्वार्टर फर्स्ट में लॉन्च करेगा बेटा, याद रखना क्यू फर्स्ट जिसको कहते हो, 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये भी भारत की टेस्ट फ्लाइट ही रहेगी। देखो फिर हमारे भारत ने क्या किया है, जान जोखिम में नहीं हमारे भारत डालेगा किसी की, इसको भी अनक्रीड कर दिया, UNCREWED। अगर कोई और देश होता इसमें मानवों को भेज देता रिस्क पर, जाओ जियो तो अच्छी बात, ना जियो तो देश के नाम, ऐसा नहीं हमारा भारत करता है। और उसके बाद हमारे भारत ने जब तीसरा ट्रायल बेटा शुरू किया करेगा हमारा भारत, गगनयान, जिसका नाम रखा जाएगा गगनयान 3। जब गगनयान 3 को हमारा भारत लॉन्च करेगा, ये बेटा Q3 2025 में ही लॉन्च कर देगा, ठीक है, 2025 में ही। ये कैसा होगा बेटा, ये टेस्ट फ्लाइट होगी, ये भी आपकी सेम टेस्ट फ्लाइट होगी, परंतु बेटा इसमें प्रॉपर तरीके से हमारे भारत की ओर से लोग जाएंगे, वुमन जाएंगे। ये बेटा पहली वुमन फ्लाइट रहेगी जाकर 2025 में। तो रियलिटी देखा जाए तो ये जो मिशन है इन दोनों के लिए नहीं, इसके लिए बेटा किया जा रहा है, ताकि इन लोगों को बचाकर इस पर संभावना जताई जाए कि हम प्रॉपर तरीके से लोगों को बचा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार का मिशन दोस्तों आपको याद रखना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा है। तो इसरो रिकवरी ऑपरेशन विथ नेवी वेलडेस जिसका नाम है, फॉर गगनयान मिशन, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक है। तो स्पेस फ्लाइट मिशन है, परंतु रियलिटी में नहीं है। हमारे जो लोग किस में बैठ के जाएंगे बेटा, इस डब्बे में बैठ के जाते हैं। ये इंजन है, ये सब हट जाता है बाद में, सिर्फ इतना ही रह जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के नेग्रोस द्वीप पर स्थित शक्तिशाली ज्वालामुखी बेटा कनलाउन में विस्फोट हो गया है। अब सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मेरे हिसाब से। फिलीपींस एक देश है बेटा, मैं क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको देता हूँ, यहाँ पर फिजी, ओमान और अमेरिका और फिलीपींस। तो आंसर याद रखना बेटा, सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे नहीं कवर करना, सबसे पहले आपको जो मेन चीज है वो याद रखनी है बेटा। सबसे पहले आपके सामने आइसलैंड है, सबसे पहले आपके लिए जीके में क्वेश्चन का आइसलैंड बन जाता है बेटा। आइसलैंड का नाम क्या, तो आपको याद रखना नेग्रोस। ये कहाँ पर मिलता है बेटा, ये आपको फिलीपींस में देखने के लिए मिलता है, परंतु ये बेटा नेग्रोस जो है वो पूरा का पूरा किस में आता है, रिंग ऑफ फायर में आता है।
इसमें आता है रिंग ऑफ फायर में बेटा ये आ जाता है। और रिंग ऑफ फायर क्या है बेटा, आपको पता है, यहाँ पर सारे एक्टिव ज्वालामुखी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है बेटा, पैसिफिक, कहाँ पर मिलता है, पैसिफिक ओशन में बेटा आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। ये बात सबको समझ में आ गई है? हाँ सर जी, ये बात आपकी हमें समझ में आ गई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, क्या पैसिफिक ओशन सही है या हिंद महासागर सही है? एक बार कमेंट करके और बताना, कोई कंफ्यूज हो तो। ठीक है, फिर हम लोग उसको सही करते हैं, अगर गलत होगा तो आपके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका। अब आपको याद रखना है, जो ज्वालामुखी फटा है तो वो बेटा एक तो एक्टिव ज्वालामुखी है, वो एक तो आपका एक्टिव वेल्केनो है। ठीक है, और इस वेल्केनो का इन्होंने बेटा जो नाम रखा है, मतलब पहले से नाम था, इसका नाम था कनलाओन। नाम किसका क्या था दोस्तों, तो आपको याद रखना है KANLAON, कनलाओन ज्वालामुखी बेटा इसका नाम है, जो हाल ही में इरप्टेड हो गया है, यानी कह सकते हो बेटा हाल ही में इसमें विस्फोट हो गया है। और विस्फोट इतना तगड़ा हुआ है बेटा, राख से संबंधित पूरा का पूरा शहर अकेले इसने ढक दिया है, इतना तगड़ा यहाँ पर बेटा विस्फोट हुआ है। समझो इतना इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात याद रखना, ये फिलीपींस का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है बेटा, इसकी जो ऊंचाई है वो 2665 मीटर है। ये बात अपनी कॉपी में आप एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लेना। ये बेटा ज्वालामुखी जो है, ये फिलीपींस का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बेटा बन जाता है, और इसके फटने से लगभग 54,000 लोग परेशान हुए, लगभग 54,000 लोग बेटा इससे परेशान हुए हैं, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है भैया, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। क्या आपको पता है कि अगर फिलीपींस रिंग ऑफ फायर में स्थित है तो फिलीपींस के अंदर कितने ज्वालामुखी हैं? तो फिलीपींस के अंदर बेटा टोटल याद रखना 300 ज्वालामुखी हैं, 300 ज्वालामुखी। 300 ज्वालामुखी में सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्वालामुखी उनकी संख्या बेटा आपको याद रखनी है 24 है। 24 ज्वालामुखी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में बेटा अब तक फिलीपींस के कौन कौन से ज्वालामुखी पूछे जा चुके हैं, आप उनके बारे में कवर करो। एक तो देखो ये करंट अपडेट हो गया, ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इसमें विस्फोट हुआ, ये पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक ज्वालामुखी बेटा जिसको आप मेयॉन के नाम से जानते हो, याद रखना मेयॉन ज्वालामुखी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको याद रखना बेटा ताल वेल्केनो, एक याद रखना है आपको ताल वेल्केनो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और याद रखना बेटा आप लोगों, जिसका नाम बन जाता है पिनातुबो, पिनातुबो वेल्केनो। ये सिर्फ मैंने आपको वो वेल्केनो बताए हैं जो बेटा एग्जाम से रिलेटेड वेल्केनो, परंतु ये वो वेल्केनो है जो सिर्फ और सिर्फ बेटा फिलीपींस से संबंधित है, ना कि रिंग ऑफ फायर के अदर्स नहीं। मैंने सिर्फ आपको फिलीपींस के बताए हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन अपडेट कर लो, वो कौन सा करोगे बेटा, हमारे भारत का। भारत के अंदर अगर मैं आपसे पूछ दूं ज्वालामुखी हैं, हाँ बहुत सारे हैं, परंतु भारत का बेटा ज्वालामुखी कोई बताओ जो एक्टिव ज्वालामुखी है, तो उसका नाम है बेटा बैरन आइलैंड। अंडमान निकोबार में आपको देखने के लिए मिलेगा बेटा बैरन आइलैंड, भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बन जाता है। मतलब हमेशा धुआं निकलता ही रहता है, अगर धुआं हल्का भी निकल रहा है तो वो एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपके सामने बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस भयानक तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसा लगता होगा इसको देखकर। इरप्शन बेटा कलनाउ वाला वेल्केनो ऑन नेग्रोस आइलैंड फिलीपींस। ठीक है, हाल ही में 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन में भारतीय दल ने कितने पदक जीते और हमारा भारत बेटा किस स्थान पर है? तो याद रखें, हमारे भारत के द्वारा आपकी बार 55 पदक जीते गए, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियल ट्वीट किया और बहुत ज्यादा बेटा इनको शुभकामनाएं भी दी हैं। हमारे भारत ने आपकी बार 55 पदक बेटा जीत लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमारे, एक देखो सबसे पहले क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे बिल्कुल बेसिक से, आपकी बार बेटा 10वां क्या था, एडिशन था, और इस गेम का नाम क्या था, एशिया पैसिफिक। गेम का नाम क्या था बेटा, 10th एशिया पैसिफिक डेफ। डेफ का मतलब होता है बंधित। ठीक है, डेफ गेम्स, डेफ गेम्स 2024। बात कवर हो गई? हाँ सर जी, आपकी बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कवर करोगे, यहाँ पर बेटा आप कवर करोगे कि इसको होस्ट किसने किया, इसको बेटा होस्ट किसने किया 10वें संस्करण को, तो आपका आंसर आएगा कुआला लुम्पुर के द्वारा। होस्ट किसने किया, कुआला लुम्पुर के द्वारा। अगर कुआला लुम्पुर ने इसको होस्ट किया है तो कुआला लुम्पुर कहाँ का शहर है, तो आपको याद रखना बेटा ये आपकी मलेशिया का शहर है। हो गया क्वेश्चन खत्म? हाँ सर जी, पूरी बात आपकी हमें समझ में आ गई है। अब इंपॉर्टेंट डाटा बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा बनेगा कि एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स हो गए मलेशिया का। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखिए कि 10वां संस्करण हुआ है, तो अगर आपके पेपर में आ जाए इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है।
पेपर में आ जाए, इसका पहला एडिशन जो हुआ था ये कब हुआ था आपको याद रखना है 1984 में इसका पहला संस्करण बेटा आयोजित कर दिया गया था। इसको होस्ट किसने किया था तो आपको याद रखना है इसको हांगकांग के द्वारा बेटा होस्ट किया गया था। ये प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष बाद होता है, ये प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष बाद होता है। तो सर बताइए वर्तमान में 10वां संस्करण 2024 में हो रहा है, तो 2020 में किसने होस्ट किया था? किसी ने नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा कोविड-19 था, तो किसी ने होस्ट नहीं किया था, उससे पुराना हम लोगों को कवर करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं बेटा हमारे भारत के पास में। हमारा भारत जो है सबसे पहले आप अपने कॉपी में बेटा जो लिखोगे हमारा भारत जो है वो मेडल टेबल में किस स्थान पर है? हमारा भारत जो है बेटा वो आपके मेडल टेबल में किस स्थान पर है? हमारा भारत मेडल टेबल में याद रखना बेटा 5वें स्थान पर है। और अगर मेडल्स की बात की जाए तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हमारे भारत ने बेटा कुल मिला के आपके 55 मेडल जीते हैं। अगर मैं 55 मेडल्स का क्लासिफिकेशन कर दूं तो आंसर क्या होगा? 55 मेडल क्वालिफिकेशन करने के बाद में हमारे भारत के द्वारा बेटा टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते गए हैं? तो 8 हमारे भारत ने गोल्ड जीते हैं। हमारे भारत ने बेटा अगर मैं आपसे पूछ दूं सिल्वर मेडल कितने जीते हैं तो सिल्वर में आपको याद रखना बेटा 18 सिल्वर जीते हैं। हमारे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं तो बेटा आप लोगों को याद रखना है हमारे भारत के द्वारा जो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं उनकी संख्या कुल मिला के आपके 29 हो जाती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कुल मिला के बेटा 21 देश से 21 देशों में हमारा भारत मेडल टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बेटा आपका बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हो। किस खेल में कितने पदक जीते, इस खेल से ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एशिया पैसिफिक, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, वो है एशिया पैसिफिक। वो क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक डीफ स्पोर्ट्स, ठीक है, डीफ स्पोर्ट कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन। दूसरी बात ये है इसकी स्थापना सर कब हुई, क्योंकि यही तो आयोजन करता है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसकी स्थापना बेटा हो जाती है 27 मार्च 1988 में। इसी में अगर पेपर में आ जाए सर इसका मुख्यालय हम लोगों को कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय जो है आपको मलेशिया में देखने के लिए बेटा मिलता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ दूं इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, तो याद रखना बेटा 28 मेंबर्स हैं। और ये वो मेंबर्स हैं बेटा जो नेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड है। अगर पेपर में आ जाए सर प्रेसिडेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का नाम तो बोलना ही नहीं है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद, तो आपको नाम याद रखना है बेटा मोहम्मद पारगर, PARGAR। सर जी मोहम्मद पारगर का संबंध किस देश से है, तो ये भी लिख लो आप लोग दोस्तों, ये आपके ईरान के रहने वाले हैं। इस प्रकार से आपने पूरा क्वेश्चन अब मेरे साथ कवर कर लिया है, ठीक है भैया। अब ये कैटेगरी लिख लो कि हमारे भारत ने अगर गोल्ड 8 जीते, सिल्वर 18 जीते, ब्रॉन्ज 29 जीते हैं, तो किस खेल में कितने जीते हैं। तो बेटा ये आपके सामने क्लासिफिकेशन भी है, मैं आपके सामने भी देता हूँ, ये आपके सामने क्लासिफिकेशन भी है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मजा आ जाएगा। द इंडियन टीम वॉन 7 3 10 3 13, 13 और 6 19, 19 8 और 28 कुल मिला के 55 मेडल आपके होंगे जाकर। पूरा डाटा दिया गया है बेटा। 7 मेडल हमारे भारत ने जूडो में जीते हैं, 3 मेडल बेटा हमारे भारत ने चेस में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, 3 मेडल बेटा टेबल टेनिस में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, 28 मेडल भारत ने 5 गोल्ड, 28 मेडल हमारे भारत ने बेटा एथलेटिक्स में 5 गोल्ड 12 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज, 6 मेडल हमारे भारत ने बेटा बैडमिंटन में 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 8 मेडल हमारे भारत ने रेसलिंग में 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। अब गोल्ड हमारे भारत ने कहाँ कहाँ जीते हैं बेटा, एक गोल्ड आपका ये हो गया, एक गोल्ड, एक 5 गोल्ड बेटा आपको ये हो गए 5 और एक 6 गोल्ड, 6 गोल्ड के बाद बेटा 6 गोल्ड के बाद आपका 7 8 हमारे भारत ने गोल्ड जीते हैं। देखो 8 हमारा डाटा आ गया, 8 हमारे भारत ने गोल्ड जीते हैं। इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट 8 है, और जो जिस कैटेगरी में 8 ही अवेलेबल है, जूडो मत भूलना, एथलेटिक्स मत भूलना और रेसलिंग मत भूलना, बाकी आप बोल भी सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने है 7वां। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। देखो ICC के बारे में मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ में बेटा एक गेम होता है जिसको हम लोग प्लेइंग 11 के नाम से जानते हैं, वो भी होता है नेशनल क्रिकेट लीग में। नेशनल क्रिकेट लीग में अमेरिका जिस गेम को खेलता है उसको कहा जाता है आपका नेशनल क्रिकेट लीग में प्लेइंग 11। और प्लेइंग 11 में बेटा 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 खिलाड़ी उसी देश के होने चाहिए, लेकिन अमेरिका ने पिछले 4-5 सालों में आज तक अपने कभी 7 खिलाड़ी पूरे नहीं किए हैं, कभी 5 कभी 4 कभी 5 कभी 4। दूसरी बात, पिच जो अमेरिका की होती है सबसे ज्यादा गंदी पिच मानी जाती है, जिस पर बहुत सारे
जो बॉलर्स जो फास्ट बॉलर होते हैं उनको स्पिन बॉल डालनी पड़ती है। सोचिए फास्ट बॉलर होने के बावजूद अगर आपको स्पिन बॉल डालनी पड़ जाए तो कितनी गलत बात है। तो इन सभी चीजों का उल्लंघन अमेरिका ने किया है, इसलिए आईसीसी ने अपकमिंग संस्करणों को करने से मना कर दिया है कि अब आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने पहले ही उल्लंघन कर दिया। इसलिए आपको याद रखना है, वर्तमान में ये क्वेश्चन आपके पेपर में हिट होगा, आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया। तो आपको याद रखना है क्यों और किसको बैन किया है। तो याद रखना अमेरिका को। क्यों? प्लेइंग 11 के लिए। याद रखना बेटा, बोलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, हाल ही में किस राज्य के चेस खिलाड़ी आरित कपिल ने 66 वर्ष के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? बेटा मात्र 9 वर्ष की आयु है। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल में इनकी जो उम्र है बेटा वो 9 साल की है। नाम है इनका बेटा आरित कपिल। ये चेस खिलाड़ी है, इसका मतलब ग्रैंड मास्टर है नहीं। ग्रैंड मास्टर जब बनते जब आपको एक रेटिंग प्राप्त होती है ग्रैंड मास्टर वाली। अभी ये ग्रैंड मास्टर नहीं है, अभी ये सिर्फ चेस खिलाड़ी है, चेस प्लेयर है। मेरी बात समझना, चेस प्लेयर अलग होता है, ग्रैंड मास्टर अलग होता है। ग्रैंड मास्टर तब बनते हुए एक प्रकार की उपाधि आपको मिलती है कि यहाँ आपने इतने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। और एक रैंकिंग होती है, ठीक है, चरण होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। अगर उनमें क्वालिफाई हो तो आप ग्रैंड मास्टर बनते हो, ये बात ध्यान रखना है। तो अभी सिर्फ ये चेस खिलाड़ी है, सिर्फ 9 साल की उम्र भाई की इन्होंने 66 साल के ग्रैंड मास्टर जो अमेरिका के रहने वाले हैं इनको हरा दिया मैच में। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो भारतीय राज्य बेटा याद रखना, यूनियन टेरिटरी, ये आपकी दिल्ली के रहने वाले हैं और इनका नाम बन जाता है बेटा आरित कपिल। क्या बात है कपिल साहब, मजा आ गया, रोला काट दिया। तो आरित साहब का नाम बेटा आपको याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 66 साल के राशिद जियादी नोव को हरा दिया है। किसको? रियासत जादी नोव को बेटा इन्होंने हरा दिया। यहाँ पे लिखा होगा नाम, यूएसए के रहने वाले हैं, जियाती नादी नोव को हरा दिया है बेटा। सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ष की उम्र इनकी उम्र है। और इनकी उम्र से घटा दिया जाए लगभग 55 साल के हैं इनकी अपोजिशन में, उनको इन्होंने हरा दिया है। क्या बात है, देख रहे हो, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस एम कृष्णा का किस उम्र में निधन हो गया? हाल में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं एम एस कृष्णा, उनका निधन हो गया। किस राज्य के रहने वाले हैं? ये असम के हैं, मणिपुर के हैं? नहीं बेटा, ये आप कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बेटा केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जब ऐसे क्वेश्चन आप कवर करोगे तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको कवर करने के लायक है? सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, इनकी जो डेथ एज, सबसे बड़ी बात इनकी डेथ एज क्या है? तो आपको याद रखना बेटा, इनकी डेथ एज जो है वो 92 ईयर है। किस उम्र में निधन हुआ? तो आपको याद रखना है 92 वर्ष में बेटा निधन हुआ और लंबे समय से ये बीमार थे। दूसरी बात आपको याद रखनी है बेटा, ये चीफ मिनिस्टर के पद पर कब तक रहे? तो 1999 से लेकर बेटा 1999 से लेकर 2004 तक, उसके बाद 2009 से लेकर बेटा 2012 तक ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहे हैं। दूसरी बहुत ये बात याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी, ये बात सिर्फ चीफ मिनिस्टर से, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये बेटा 18वें गवर्नर भी रह चुके हैं। ये 18वें गवर्नर भी रह चुके हैं बेटा। किस राज्य के? तो आपको याद रखना है बेटा महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के कब से कब तक रहे हैं? 2004 से लेके 2008 तक दोस्तों, 2004 से लेकर 2008 तक। सोच रहे हो, 19 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री और यहाँ से जैसे हटे वहां से गवर्नर बन गए महाराष्ट्र में जाकर 18वें गवर्नर 2004 से लेकर 2008 तक। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखनी, ये बात आपको बिल्कुल भी बोलनी नहीं है। अगर प्रेजेंट की बात की जाए बेटा तो याद रखना प्रेजेंट में 22वें चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? 22वें चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो आपको नाम ऑलरेडी पता होगा बेटा, सिद्धारमैया। नाम क्या है उनका? तो आपको याद रखना है सिद्धा रमैया दोस्तों वर्तमान में इनका नाम है, जो अभी वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, कर्नाटक के अंदर बेटा जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री का नाम था केसी रेड्डी। नाम क्या था? केसी रेड्डी। कर्नाटक से के हैं, इसका मतलब घुमा फिरा के होगा, पहले वो मैसूर स्टेट रहा, वो वाला छोड़ दो, मुद्दे पे आओ। पहले चीफ मिनिस्टर एज कर्नाटक 1956 के बाद, तो आपको याद रखना है केसी रेड्डी। गवर्नर वर्तमान में कर्नाटक के जो वर्तमान में है सर, उनका नाम क्या है? गवर्नर के वर्तमान में उनका नाम बन जाता है थावर चंद, उनका नाम बेटा बन जाता है थावर चंद गहलोत। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, थावर चंद गहलोत कौन से नंबर के हैं? तो आपको याद रखना है 13वें नंबर के गवर्नर है। इस प्रकार से बेटा ये पूरा डाटा बन जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ अब देखना, मैंने ये करंट अफेयर बनाई थी रात में,
ठीक है, जब मैंने ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए बनाई थी रात में, तो मैंने इसमें पूरे आंसर डिटेल के साथ रखे थे, लेकिन बाकी के मुझे डिलीट करने पड़े। क्यों? मुझे बेटा बाहर निकलना है, मेरा पेपर आरपीएफ एसआई का है, ठीक है, तो मुझे निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन हटा के इनको बाद में वन लाइनर कर दिया। पहले की वन लाइनर कर दी, बाद में बहुत डिटेल में थे। वन लाइनर का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ टू द पॉइंट, नहीं, डिटेल भी बताता चल रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा प्रसिद्ध काव्यत्री निक्की जियोवानी, जिनका 2024 में निधन हो गया, किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना है आपको बेटा, ये इनका जो संबंध था वो था ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट से, ब्लैक आर्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, और हाल ही में बेटा इनका निधन हो गया है। निधन वाला क्वेश्चन कवर किया था अभी आपने, तो ये बेटा निधन है। ये वही क्वेश्चंस मैं कवर कराने लगा हूँ जो आप लोग मेरे साथ 14 तारीख से करंट अफेयर कवर करोगे। हर करंट अफेयर के नीचे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वही सेशन है, ठीक है। आज बिल्कुल यही कराने वाला था मैं, और ये क्लास मैंने 5 बजे से पहले रिकॉर्ड की है, ताकि मैं 5 बजे ऑन टाइम पर आपको दे सकूं। शायद आप इस क्लास को 5 बजे देख रहे हैं। खैर, जेम्स आर जॉन्स, जिनका सितंबर 2024 में निधन हुआ, किस प्रतिष्ठित पात्र को आवाज देने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे? तो किसको आवाज देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखना बेटा, ए और बी दोनों सही है। द लायन किंग में मुशाफा, और स्टार्स वार्स में डार्क वांडर को। लेकिन वर्तमान में जेम्स आर जॉन्स का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा तीसरा है, कौन से देसी गायक और अभिनेता जो ए स्टार इन बार्न 1976 के लिए प्रसिद्ध थे का सितंबर 2024 में निधन हो गया? कौन देसी कलाकार थे? उनका नाम था बेटा क्रिस क्रिस्टोफरसन, ठीक है, क्रिस क्रिस्टोफरसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बेटा फिटनेस गुरु रिचर्ड सिमंस, जिनका 2024 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते थे? इनको जानते क्यों थे? इनको जानते थे बेटा एरोबिक्स कार्यक्रमों के लिए और प्रेरणादायक भाषणों के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, मैरी पॉपिंस में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध महान अभिनेता ग्लिनिस जॉन्स का 2024 में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका निधन बेटा हाल ही में, याद रखना, 100 वर्ष की उम्र में हो गया। जो मैंने आपको 5 निधन कवर करवाए हैं, ये अंतरराष्ट्रीय हैं, भारत के नहीं, ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाने वाले बेटा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है ईगल बर्ड फेस्टिवल। इन्होंने एक फेस्टिवल का नाम रखा है। ईगल का नाम तो आप सभी लोग जानते हो बेटा, लुप्त प्राय भी है, तो आपको बताना है EAGLE, ईगल, ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट क्या है? एक प्रकार का बेटा ये आपका बर्ड फेस्टिवल है, एक प्रकार का बर्ड फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का बेटा आपकी बार 2024 में जब ये लोग मना रहे हैं, तो कौन सा एडिशन होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब की बार बेटा इसका 10वां संस्करण होगा। अच्छा सर कब मनाया जाएगा? बेटा मनाया जा रहा है, नहीं मनाया नहीं जा रहा है, अभी नहीं मनाया जा रहा है। सर ये कब से कब तक मनाया जाएगा, जरा हमें भी बताओ। तो आपको याद रखना बेटा, ये आपके 17 जनवरी से स्टार्ट होगा। चलिए, ये आपके 17 जनवरी से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा? ये आपके बेटा 18 जनवरी, 3 दिवसीय होगा। 18 जनवरी 2024 तक बेटा ये आप पर खत्म हो जाएगा। 2025 में आपको खत्म होगा। चौथा संस्करण है, बिल्कुल भी भूलना आपको नहीं है, डेट मैंने आपको बता दी है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य सर जी जो इस राज्य को सेलिब्रेट करेगा? इसको सेलिब्रेट करेगा मणिपुर, मेघालय और उत्तर प्रदेश। आप लोग हटा दो। क्वेश्चन का आंसर बेटा जो रहेगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा। इस फेस्टिवल को वर्तमान में कौन मना रहा है? तो आपको याद रखना है, इस फेस्टिवल को वर्तमान में आपका अरुणाचल प्रदेश बेटा मना रहा है। बोलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 1 मिनट याद रखना, 17 से 19 फरवरी है ये, 3 दिवसीय है ना, तो 17 से बेटा ये 19 जनवरी तक आपका फेस्टिवल चलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर की घोषणा बेटा की, 10 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई है यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन आपको याद रखना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भैया। चलिए आगे, और इसी राज्य के द्वारा वर्तमान में एक और फेस्टिवल मनाया जा रहा है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो प्रॉपर तरीके से नागालैंड मनाता है। 1 से लेकर 10 तारीख तक मना चुका है, और अब अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके सामने है बेटा फेस्टिवल ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, ठीक है, जो ईस्टर्न हिमालयन बायोडिवर्सिटी से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। 17 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा, ठीक है। चौथा संस्करण। पेपर में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सव, उसके बाद में 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा लास्ट में। तो सबसे पहले लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मनाया जाता है, लेकिन अलग प्रकार से।
जैसे कि जनजाति मोनपा, समय फरवरी मार्च, तिब्बती नववर्ष, मुख्य उद्देश्य नववर्ष का स्वागत और समृद्धि की कामना। मुख्य विशेषता क्या है? बौद्ध मठों में प्रार्थना की जाती है। ठीक है, अगला है सोलुंग महोत्सव। बेटा जनजाति है आदि जनजाति, समय सितंबर का, मुख्य उद्देश्य अच्छी फसल, समृद्ध और सामुदायिक कल्याण की कामना। मुख्य विशेषता क्या है? पशु बलि और परंपरागत अनुष्ठान किए जाते हैं। मोपिन उत्सव मनाया जाता है, इसमें बेटा जाति होती है गालो जनजाति, समय होता है अप्रैल का, मुख्य उद्देश्य होता है अच्छी फसल और शांति की कामना। मुख्य विशेषताएं होती है सफेद चावल की पूजा की जाती है, सफेद चावल की बेटा इसमें पूजा की जाती है, याद रखिएगा। डी उत्सव, जनजाति है अप तानी जनजाति, समय 5 जुलाई को, मुख्य उद्देश्य कृषि उत्सव है, आपदाओं से बचाने की प्रार्थना से संबंधित। मुख्य विशेषता क्या है? फसलों की पूजा की जाती है। बेटा अगला फेस्टिवल आपके सामने है न्योकुम उत्सव। जनजाति है निशी जनजाति, समय है फरवरी का, मुख्य उद्देश्य है धरती और प्रकृति को धन्यवाद करना। मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? याद रखो कि आप मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिक देवताओं की पूजा यहाँ पर की जाती है। अगला है रेह उत्सव। जनजाति है बेटा इदू मिश्मे जनजाति, समय है फरवरी का, मुख्य उद्देश्य है पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। मुख्य विशेषता होती है पारंपरिक नृत्य और गीत। सी दोनी उत्सव, जनजाति है बेटा तागिन जनजाति, समय है जनवरी का, मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी और सूर्य देवता की पूजा करना। और मुख्य विशेषता क्या है बेटा? पारंपरिक नृत्य और गीत। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है। चलिए अगला है आपके सामने बोरी बूट युलु उत्सव। जनजाति निशी जनजाति, समय फरवरी का, मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सौंदर्य और शांति। मुख्य विशेषता पारंपरिक अनुष्ठान। बेटा चाकोवा उत्सव, जनजाति है नोक्टी जनजाति, समय नवंबर का, मुख्य उद्देश्य है फसल कटाई के बाद खुशी मनाना। मुख्य विशेषता क्या है बेटा? पारंपरिक नृत्य। 9 हो गए, ये हो गया आपके 9 के 9 खत्म। ठीक है, बाद में एमसीक्यू 4 में आपसे पूछूंगा, जैसे हर क्वेश्चन के नीचे पूछता हूँ। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल सिर्फ पूछा जाए तो आंसर बेटा आपका नागालैंड आ जाएगा। अगर हॉर्नबिल के पीछे पक्के पागा लगा होता तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता। लोसार उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नहीं, लोसार उत्सव किस जनजाति द्वारा, अभी पढ़ाया मैंने आपको बेटा, किस जनजाति द्वारा? मोनपा। देख रहे हो, राज्य उन्होंने पूछा ही नहीं है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगला बेटा मोपेन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोपेन उत्सव का संबंध आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तुलनी उत्सव निम्नलिखित में से भारत के किस निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तुलनी, तो तुलनी का संबंध याद रखना बेटा सुबी नागा जनजाति से है। बेटा एलोलिंग उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? एलोलिंग, तो इस उत्सव को बेटा मनाती है आपकी कोयांग जनजाति। कौन सी जनजाति मनाती है? कोयांग जनजाति मनाती है। बस यहाँ तक आपकी बेटा करंट अफेयर्स थी आज की, जो मैंने आपको पूरी तरीके से कवर करा दी है। पीडीएफ आपको ऑन टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपने ये क्लास 5 बजे ली हो, क्योंकि मैंने इस क्लास को 5 AM पर सेट कर दिया था ताकि ये लाइव हो जाए। और दूसरी बात, पीडीएफ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, क्यूज आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। और 13 तारीख यानी कि कल की करंट अफेयर जो होगी वो भी आप लोग मेरे साथ ऐसे ही कवर करोगे। ठीक है, मतलब कवर भी करोगे, क्या पता मैं अवेलेबल ही ना हूं, मैं सीधी शाम को ही क्लास लूंगा, क्योंकि कल मेरा सुबह सुबह पेपर है। ठीक है, सुबह सुबह 7:30 बजे यहाँ से 100 किलोमीटर पेपर है, तो सोचो मुझे कैसे जाना होगा। इस बेस पे थोड़ी चीजों को ध्यान रखना। मुझे क्लासेस भी लेनी है, छोड़ूंगा नहीं। आज तक सीरीज में नहीं छोड़ सकता, करंट अफेयर चलो एक आध दिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो रेगुलर हो ही जाती है। बाकी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास आज की आपकी प्रॉपर तरीके से हुई है, और रेगुलर ऐसे ही आपकी क्लास देख के मिलेगी कल को छोड़कर, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मिलते हैं ऑन टाइम पर। ठीक है, सभी को तहे दिल से बेटा धन्यवाद। मिलते हैं ऑन टाइम पर आपकी फिर से अपकमिंग क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।